हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पीछे कई अपने क्लास में वीडियो में पेपर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी इसको मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कॉमन पेपर है, ये इसमें के कुछ को बहुत से क्वेश्चन VI के हैं जो HI में भी पूछे जाते हैं, HI के क्वेश्चन VI में पूछे जाते हैं, IDD के क्वेश्चन भी VI में पूछे जाते हैं और VI के क्वेश्चन भी IDD में पूछे जाते हैं। तो मैं तो दृष्टिबाधिता के संबंध में आप लोगों को बहुत से क्लास में बताया था कि दृष्टिबाधिता क्या है, कितने प्रकार की होती है, उसके लक्षण क्या है इत्यादि पर मैंने बहुत सी क्लास में आप लोगों के सामने मैंने चर्चा किया था। तो मैं सोचा कि हमारे यहाँ जो टीचर है वो स्पेशल कोई HI का है, कोई IDD का है, तो आप लोग वो अपना अपना सभी तो वीडियो डालते हैं, तो मानसिक मंदता पढ़ाते हैं, कोई HI का है तो HI के बारे में बताता है। तो मैं ये सोचा कि आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका तो काम चल जाएगा। तो मैंने सोचा कि जितना पढ़ा दिया हूं इसके बाद, क्योंकि वो भी सर आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सर क्या है कि अपना IDD के है, वो IDD संबंधी पढ़ाते हैं। ठीक है, जो HI के है वो HI संबंधी बताते हैं और फिर मैं उसी को दोबारा रिपीट करूंगा तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि समय को जाया ना करते हुए हम अपने अगले पेपर की, जो हमारा सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर हमारा क्या है, सेकंड पेपर हमारा है सेकंड पेपर हमारा है साइको एडुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा पेपर है। ठीक है, तो हम आज इसको शुरू करते हैं। ठीक है, कि हमारा दूसरा पेपर, अब ये जो पेपर है, ठीक है, इसको हम आप लोगों को प्रारंभ से शुरू करते हैं और अंत तक जो हमारा दूसरा पेपर है इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि लगभग पहला जो पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, लगभग बहुत से टीचर इस किताब को पढ़ा दिए हैं। तो मैंने सोचा कि खासकर VI के बच्चों के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए, कि जो उनका स्पेशल विषय है उन्हीं को मैं आप लोगों को तैयारी कराऊं। ठीक है, तो हमारा दूसरा पेपर है क्लास का, क्या है, साइको एडुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। ये हमारा क्या है, सेकंड नंबर पेपर है। ठीक है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इसमें यूनिट फर्स्ट में है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई मतलब मानव की आंख का बनावट यानी संरचना। ठीक है, देखिए हमारी आंख में क्या है, ये
स्क्लेरिया, ठीक है। ये है आइरस, ये है कॉर्निया, देखिए आपका आप लोग बनाओ, ये है पुपिल, ये है लेंस, ये है साइलरिया बॉडी एंड मसल्स, ये है कंजक्टिवा, ये क्या है बैक्टीरियस बॉडी, ये है रेशनल ब्लड वेसल्स, ये मस्कुला, ये ऑप्टिक नर्व जो कान सटा रहता है, ठीक है, और ये है रेटिना, ठीक है। अब देखिए नेत्र मानव शरीर का मुख्य ज्ञान इंद्रिय है। नेत्र क्या है? हमारे मानव शरीर या मानव शरीर ही नहीं बल्कि जितने भी जीवित प्राणी जो इनकी आंख होती हैं उनके लिए क्या है, ये एक मुख्य ज्ञानेंद्रिय है। अब इसके बाद जिसका कार्य किसी वस्तु को देखना है, आंख का क्या कार्य है? किसी वस्तु को देखना है। यदि इनकी कार्य क्षमता अवरुद्ध हो जाए या पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाए तो मनुष्य दृष्टि जैसे प्राकृतिक उपहार से वंचित हो जाता है। भगवान ने जो हमारा आंख दिया है क्या है? ये हमारे लिए प्राकृतिक उपहार है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने जीवन को निरर्थक समझने लगता है। मान लीजिए कि आपकी आंख खराब हो जाए तो आपका जीवन बिल्कुल क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाता है और अपने भाग्य को कोसता है। आज के वैज्ञानिक युग में तीव्र गति से प्रगति करते हुए मानव ने ऐसे संसाधन खोज निकाले हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों को गतिशीलता और कार्य क्षमता अर्थात सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने की शक्ति को बढ़ाकर जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। मान लीजिए कि जिनकी रोशनी नहीं है, जैसे हम VI के बच्चों के पढ़ा रहे हैं तो जिनकी रोशनी नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? दृष्टिबाधित कहलाते हैं ना। तो कौन कौन सी शक्ति का उसमें विकास किया जाता है, ठीक है, कौन कौन सी शक्ति का विकास किया जाता है? उन बच्चों में जिनकी आंखों की रोशनी किसी कारणवश या जन्म से पूर्व चली गई है, वो है सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद और स्पर्श शक्ति। इन ज्ञान इंद्रियों का विकास करके वैसे आदमी का जीवन सार्थक बनाया जाता है, ठीक है। अब है नेत्र का कार्य। नेत्र के कार्य क्या है? नेत्र का कार्य, नेत्र मानव और सभी जीवों को प्रकृति द्वारा दिया हुआ बहुमूल्य उपहार है। नेत्र जितने भी सजीव प्राणी हैं, सभी जीव जिनकी भगवान ने आंख दिया है, क्या है उनके लिए ये अमूल्य उपहार है। इस कार्य फोटो कैमरे की भांति होता है। इसका कार्य किसकी भांति होता है? फोटो कैमरे की भांति होता है। नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनते हैं? आंख में रेटिना पर बनते हैं। मानव नेत्र की पलकें कैमरे की शटर की तरह कार्य करती हैं। जो हमारा ये पलक है आंख का, ये कैसे काम करता है? तो आंख के शटर के रूप में कार्य करता है, मतलब ढक्कन के रूप में कार्य करता है। जब नेत्र की पलकें खुली रहती है तब सामने रखी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें श्वेत मॉडल पर अपवर्तित होती हैं, ठीक है। यहां से किरणें अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, लेंस, कचाभ द्रव से होती हुई दृष्टि पटल पर गिरती है, ठीक है। दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश सिराओं द्वारा दृष्टि पटल की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती हैं। मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप से प्राप्त कर लेता है। इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, ठीक है। जो कुछ भी चीज हमारा आंख देखता है तो उसको कहां पहुंचाता है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क के हम बाद हमारे क्या होता है?
वो बात हमारे मुंह से बोलने के लिए जब आंख रहता है तो वो काम करता है। ठीक है, अब है नेत्र की सामंजन क्षमता। ठीक है, अब देखिए नेत्र का कार्य, नेत्र की सामंजन क्षमता। अनंत में स्थित किसी वस्तु पर जब नेत्र की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो नेत्र पर गिरने वाली समानांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा दृष्टि पटल पर फोकस होती हैं। ठीक है, जिससे नेत्र को बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। जब नेत्र के नजदीक किसी वस्तु को देखना होता है तो क्लियरली मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस की पृष्ठों की वक्रताओं की त्रिज्याओं को कम कर देती है। मान लीजिए कि जैसे हमारी आंख पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है कि हमारी आंख की त्रिज्या क्या होती है, या कोई भी डायरेक्ट रोशनी आती है तो हमारा आंख क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, इससे नेत्र की लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु का अस्पष्ट प्रतिबिंब पुनः दृष्टि पटल पर बन जाता है। नेत्र की इस फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को नेत्र सामंजन्य क्षमता कहते हैं। और मान लीजिए कि आपके परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नेत्र सामंजन्य क्षमता किसे कहते हैं, तो यहां से जो नेत्र सामंजन क्षमता जिस पर मैंने चर्चा किया यहां तक आंसर होगा। ये क्वेश्चन आता है कि नेत्र सामंजस्य क्षमता किसे कहते हैं। ठीक है, एक लघुत्तरीय क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब है नेत्र मनुष्य और सभी जीवों के लिए प्रकृति का एक बहुमूल्य देन है। इसको तो आप लोग भली भांति जानते हैं। नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। नेत्र के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं, सॉरी दो भाग मैंने बोला। ठीक है, अब कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है दृष्टि पटल। पहला हमारा क्या होता है? दृष्टि पटल। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। नेत्र कैसा होता है? एक खोखले गोले के समान होता है। यह बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। यह बाहर से कैसे ढका रहता है? एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका रहता है। अब है दूसरा रक्तक पटल। दूसरा हमारा क्या है? रक्तक पटल। अब देखिए, दृष्ट पटल के भीतर पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली, जो हमारे आंख में काले रंग की झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। वो रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल आंख पर अपवर्तित होने वाले प्रकाश का शोषण करता है। इसे कोराइड भी कहा जाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार आते हैं। ठीक है, अब है श्वेत मंडल। श्वेत मंडल को क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है, इसका काम क्या है कॉर्निया का? यह कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। ठीक है, जिसे आइरिस कहते हैं। ओके, अब है 4 नंबर परितारिका। कार्निया के पीछे की रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अब है पुतली। पुतली किसे कहते हैं? आंख में हमारे पुतली होता है ना, आइरिस के बीच में एक छिद्र होती है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, यह गोल तथा काली दिखाई देती है। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर लेंस पर पड़ता है। जब प्रकाश कार्निया पर जाता है तो पुतली से होकर कहां जाता है? लेंस पर जाता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में भी यह स्वतः बड़ी एवं अधिक प्रकाश में स्वतः छोटी हो जाती है। पुतली क्या करती है कि जब अंधेरा होता है तो ये बड़ी हो जाती है, और जब धूप हो जाता है पूरा तो ये क्या होता है? धूप के अनुसार
छोटी हो जाती है। इस प्रकार यह नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। पुतली को बड़ा और छोटा करने का कार्य आइरिस की मांसपेशियों द्वारा होता है। इसका कार्य किसके द्वारा होता है? आइरिस के मांसपेशियों द्वारा होता है। नेत्र लेंस, अगला हमारा क्या है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस को कैसे विभक्त किया गया है? पुतली के ठीके पारदर्शी उत्तक का बना उत्तल लेंस होता है, ठीक है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसके अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक, पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है, ठीक है। इसका मध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है, ठीक है। नेत्र लेंस मांसपेशियों के बीच टिका रहता है, जिन्हें सिलियरली मांसपेशियां कहा जाता है। मांसपेशियों द्वारा लेंस पर अधिक अथवा कम दबाव डालकर लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं को बदला जा सकता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है तथा हम पास और दूर वाली वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। अब आंख में क्या होता है? 7 नंबर पर क्या है? जलीय द्रव। क्या है? जलीय द्रव। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच जल के समान पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। अब मान लीजिए कि परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा कि जलीय द्रव्य का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कितना होता है? 1.336, ठीक है। अब है दृष्टिपटल, ठीक है। कोराइड झिल्ली के नीचे की ओर स्थित पारदर्शी झिल्ली को रेटिना कहते हैं, ठीक है। इसे दृष्टिपटल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल भी कहा जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना के विभिन्न भागों को सुग्राहित प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। रेटिना बहुत सारी प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का मस्तिष्क को इन्हीं सिराओं द्वारा ज्ञान होता है, ठीक है। अब है 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या बोल रहा है? पित्त बिंदु अथवा तथा अन्य बिंदु, ठीक है। पित्त बिंदु का इसमें क्या कार्य है? रेटिना के मध्य में एक पीला भाग होता है, जिसका सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। इस भाग को पित्त बिंदु कहते हैं। जिस स्थान की प्रकाश सुग्राह्यता शून्य होती है, उसे अन्य बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अन्य बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब है हमारा इसमें यूनिट नंबर 1.2 में क्या? साइकोलॉजी ऑफ विजन, ठीक है। मतलब हमारी आंख के क्या क्या प्रभाव है, पता है ना? साइकोलॉजी ऑफ विजन। विजन मतलब क्या होता है? दृश्य। दृश्य होता है, उसके क्या क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब प्रकाश दृष्टिपटल पर पड़ता है, ठीक है, तो वह किसी संवेदी तंत्रिका अंताक का उद्दीपन करता है। जब प्रकाश किसी चीज पर पड़ता है तो क्या संवेदी मतलब कुछ अनुभव होने वाला वो तंत्रिका उत्पन्न करता है। जिस प्रकार त्वचा से किसी वस्तु का संपर्क होने से स्पर्श संवेदन होता है। मान लीजिए कि आप किसी को टच करते हैं तो आदमी में या किसी जानवर में या प्राणी में स्पर्श संवेदना उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जब प्रकाश पड़ता है आंख पर तो एक प्रकार की स्पर्श संवेदना उत्पन्न होती है, ठीक है। किसी सामान्य टेक्सटाइल अंतांग में उपयुक्त उद्दीपक से
होने वाले परिवर्तन, संवेदी अभिवाहिका तंत्रिकाओं से शारीरिक आवेग और मस्तिष्क में इन आवेगों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या, जिसे हम टेक्सटाइल संवेदन कहते हैं। ठीक है। दृष्टि के तंत्रिका तंत्र में ये क्रियाएं अत्यंत जटिल और विभेदित यानी अलग अलग है। दृष्टि पटल पर पड़ने वाला प्रकाश इसमें यांत्रिक, प्रकाश रासायनिक और वैद्युत अनुक्रियाएं उत्पन्न करता है। यांत्रिक परिवर्तनों में शंकु छोटे हो जाते हैं। षष्ठभुजाकार कोशिकाओं में रंजक द्रव अपनी प्रक्रियाएं प्रारंभ करते हैं। ठीक है। शंकु और दंड में उपस्थित दृष्टि नीलानुण विजाजित हो जाती है और प्रकाशमान पदार्थ का एक फोटोग्राफ दृष्टि पटल बिंब पर बन जाता है। अंत में दृष्टि पटल के विद्युत विभव में परिवर्तन भी होने लगता है। ठीक है। प्रकाश जब दृष्टि पटल पर उद्दीपन करता है तब 3 प्रकार के संवेदन होते हैं। प्रकाश जब हमारे दृष्टि पटल पर पड़ता है तो 3 प्रकार के संवेदन उत्पन्न होते हैं। ठीक है। कौन कौन? पहला है प्रकाश बोध। प्रकाश बोध वह अंतर्निहित शक्ति है जिससे हम प्रकाश की न्यूनाधिक सभी प्रकार की तीव्रताओं का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है। शंकुओं की अपेक्षा दंड निम्न दीप्ति से प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण संध्या समय हम दंड से देखते हैं। रात्रिचर पशुओं के दृष्टि पटल में कम शंकु होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है। अगला क्या होता है? आकृति बोध। अब आकृति बोध में क्या होता है? ठीक है। यह दूसरी अंतर्निहित शक्ति है जो हमें बाह्य जगत के पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान कराती है। इसमें शंकुओं का कार्यभार अधिक और इसलिए मैकुला पर जहां शंकु घने और विभेदित होते हैं, रूप संवेदन तीव्र होता है। ठीक है। अब है वर्ण बोध। वर्ण बोध से कैसे आंख पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह अंतर्निहित शक्ति है। वर्ण बोध क्या है? अंतर्निहित शक्ति है जिसमें हम लोग भिन्न भिन्न रंगों और छाया धनों में भेद कर पाते हैं। ठीक है। इस शक्ति का ठीक ठीक अनुसंधान करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वर्णाक्रम में अलग अलग रंगों की दीप्तियां अलग अलग होती हैं। वर्णाक्रम में क्या होता है कि अलग अलग रंगों की दीप्तियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। इसीलिए इस बाधक कारक को दृष्टि पटल की कायिक दशाओं जैसे इसकी अनुकूलन अवस्था आदि से जोड़ देना चाहिए। ये तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान केंद्रीय या मैकुलिक दृष्टि के अत्यंत छोटे प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। दृष्टि पटल के परिधीय भागों में भी ये थोड़े बहुत रहते हैं। नेत्र परीक्षा में इन तीनों प्रत्यक्ष ज्ञानों की तीक्ष्णता की जांच की जाती है। जैसे आप किसी आंख का जांच होता है तो एक कलर विजन टेस्ट होता है। मान लीजिए आप आंख से सही दिख रहे हैं, लेकिन जब वो कलर विजन टेस्ट होता है, बहुत प्रकार से रंगों में अक्षर लिखा रहता है और आदमी के सामने जब रखा जाता है तो बहुत से लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं। कौन लोग? जिनको कलर विजन की शिकायत है। तो उसी को इसमें ये दर्शा रहा है। क्या बोल रहा है कि जो वर्ण क्रम के अलग अलग रंग की दीप्तियां होती हैं, ये जो हमारा दृष्टि पटल उसको सही से अवशोषित नहीं कर पाता है। ठीक है। अब है दृष्टि पटल में तंत्रिका उपकलाओं की परत होती है जिसमें दंड और शंकु, रॉड और कोन होते हैं। ठीक है। शंकु प्रधानतः मैकुला पर एकत्र होते हैं। शंकु कहाँ होता है? मैकुला पर एकत्र होता है। और दंड परिमा पर ये अत्यधिक विभेदित कोशिकाएं हैं और दृष्टि अत्यांग का काम करती हैं। अनसंवेदी तंत्रिकाओं के समान इन अत्यांगों को उद्दीपन में भी संवेदी आवेगों का विकास होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अविवाहित क्षेत्र से होती हुई मस्तिष्क में पहुंचती है।
पहली वास्तविक संवहन तंत्रिका कोशिका या प्रथम श्रेणी का न्यूरॉन, ठीक है, जो न्यूरॉन उसमें है। भीतरी न्यूक्लियर परत की ध्रुवीय कोशिका जिसका अक्ष तंतु भीतरी जाल स्तर में होता है, ठीक है। द्विध्रुवीय कोशिका जिसका अक्ष तंतु भीतरी जाल स्तर में होता है। हमारे आंख के क्या अंदर होता है? द्विध्रुवीय कोशिका स्तर होता है, ठीक है। दृष्टि पटल की गुच्छिका कोशिकाएं द्वितीय श्रेणी की न्यूरॉन है जिनकी प्रक्रियाएं तंत्रिका रेशे की परत में पारित होती हैं। दृष्टि तंत्रिका दृष्टि स्वस्तिक और दृष्टि क्षेत्र से होते ही पार्श्ववक पिंड में जाती हैं, ठीक है। अब है नेत्रों में रोश और कोण प्रकाश की मात्रा एवं वस्तु के रंगों की आकृतियों गतियों का ज्ञान करती हैं। हमारे जो आंखों में विभिन्न प्रकार के रंगों, आकृतियों आदि का ज्ञान कौन कराता है? क्योंकि आंख में तो आपने पढ़ा कि बहुत प्रकार से तंतु होते हैं। तो कौन करता है? रोश और कोण प्रकाश की मात्रा वस्तु के रंगों, आकृतियों एवं गतियों का ज्ञान कराती हैं। हमारे नेत्र कैमरे की भांति कार्य करते हैं। जब किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो कैमरे के निगेटिव की भांति वस्तु की उल्टी प्रतिमूर्ति नेत्र के रेटिना पर बनती है। कैसी? कोई कैसा चीज बनता है रेटिना पर? तो उल्टा बनता है, ठीक है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती हैं और ऑप्टिक नर्व इस संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचा देती हैं, ठीक है। मस्तिष्क में प्रतिमूर्ति की पूर्ण व्याख्या हो जाती है। जब हमारा आंख दिखता है तो क्या होता है? उसकी प्रतिबिंब हमारे आंखों में बैठ जाती है, अर्थात जंतु को वास्तविक ज्ञान हो जाता है। रेटिना पर वस्तु की उल्टी प्रतिमूर्ति बनती है क्योंकि मुख्यतः कर्निया तथा एक्वस ह्यूमर वस्तु से आई प्रकाश की किरणों को अपनी अपनी फोकस दूरी के अनुसार लगभग 3/4 यानी 75% झुका देता है, अर्थात इनका अपवर्तन, बैंडिंग और रिफ्रैक्शन कर देती हैं, ठीक है। अब है फिर जब इसमें अगला क्या हो जाता है? फिर जब पुतली से होते ही किरणें लेंस से होकर जाती है, ठीक है, तो इन्हें और अधिक झुका देती हैं। क्या करती हैं? इन्हें और अधिक झुका देती हैं। इसीलिए रेटिना पर वस्तु की उल्टी प्रतिमूर्ति बनती है। आंखों की आइरिस कैमरे की डायग्राम की भांति पुतली के व्यास को प्रकाश के अनुसार घटाने बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है, जिससे प्रकाश की किरणें उपयुक्त मात्रा में ही रेटिना पर पड़े और संवेदी कोशिकाओं की हानि न हो, ठीक है। नेत्रों में प्रकाश की किरणों के तीव्र होने पर आइरिस फैलकर पुतली को छोटा कर देती है। क्या करते हैं कि हमारे पुतली को छोटा कर देती हैं, जिससे कम किरणें रेटिना पर पड़े। इस प्रकार प्रकाश की किरणें मंद होती हैं तो आइरिस सिकुड़कर पुतली को बड़ा कर देती है, जिससे अधिक किरणें रेटिना पर न पड़े। जब कोई तीक्ष्ण प्रकाश हमारे आंख पर आता है तो हमारी पुतली है जो अपने आप सिकुड़ जाती है। क्यों? ताकि जो प्रकाश की अधिक तीक्ष्णता है वो हमारे आंखों में प्रवेश न करे, ठीक है। अब है समायोजन। अब समायोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिस प्रकार साफ फोटो खींचने के लिए हम कैमरे के लेंस के पीछे करके फोकस अंतर को आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का प्रबंध होती है, इसी को नेत्र का समायोजन कहते हैं। नेत्र का समायोजन किसे कहते हैं? मान लीजिए कि जैसे आपको इस मोबाइल से फोटो खींचना है, ठीक है, तो आप इसमें मिलाते हैं ना कि कितना दूर से हम फोटो इंसान का लेंगे तो सही चित्र उसका आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार आंख में भी ये सिस्टम लागू है, ठीक है।
जिस प्रकार साफ फोटो खींचने के लिए हम कैमरे के लेंस के पीछे करके फोकस अंतर को आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का प्रबंध होती है, इसी को नेत्र का हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है, अब है इसमें ऐसा समायोजन लेंस की उत्तलता को घटा बढ़ाकर होता है। ठीक है, विश्रामावस्था में जब सिलियरली कार्य स्थिर होकर सकरा बना होता है तब इस प्रकार लगा तना रहता है और लचीले लेंस के चारों ओर खींचे रहता है। ठीक है, इससे लेंस कुछ चपटा सा बना रहता है। चपटे लेंस का फोकस अंतर अधिक होता है, अतः यह व्यवस्था दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त होती है। जब पास की वस्तुओं को देखना रहता है तो सिलियरी बॉडी की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, इससे यह खींचकर चौड़ा हो जाता है तथा शिथिल या ढीला हो जाता है। लचीला लेंस और अधिक उभयतोलक हो जाता है, अतः लेंस का फोकस कम हो जाता है और पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, अब है हमारा इसमें क्या, अपवर्तन। अब आंख के अपवर्तन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जब अपवर्तन किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन का नियम स्नेनल के नियम से, ठीक है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए निहित होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एक अपवर्तन का नियम, स्नेनल का नियम। ठीक है, अब इसमें क्या एक सूत्र होता है, N2I बराबर साइन आई बाई साइन आर, मतलब कि प्रकाश का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर। अब देखिए इसमें पहला, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति पर, तरंग दैर्ध्य पर, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे से प्रकाश आ रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य उसके वेग पर निर्भर करता है। अपवर्तन की घटना में आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है परंतु वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तीसरा, C बराबर Vx, सूत्र से यदि वेग बढ़ता है तो तरंग दैर्ध्य का मान भी बढ़ता है और यदि वेग घटता है तो तरंग दैर्ध्य का मान भी घटेगा। मान लीजिए कि किसी चीज का तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो उसका वेग घटेगा और तरंग दैर्ध्य घटेगा तो उसका वेग बढ़ेगा। ठीक है, अब है 4 नंबर, विरल माध्यम की अपेक्षा संघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। ये क्वेश्चन आता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की गति तेज, सापेक्ष गति तेज होती है कि संघन में, तो किसमें होता है, विरल माध्यम की अपेक्षा संघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। इस आधार पर हवा, जल, कांच में सबसे ज्यादा वेग हवा में, जल में और उसके बाद कांच में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, हवा में, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में। निर्वात का अपवर्तनांक का मान, एक हवा का मान 1.00029। अब क्वेश्चन ये आता है कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कितना होता है 1.00029। जल का अपवर्तनांक 4/3 और अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.4 होता है। अब है अपवर्तन के उदाहरण। अब एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जल में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना। सिक्के को जल के ऊपर से देखते हैं तो सिक्के से आने वाली किरण जल के हवा में जाने के कारण अविलंब से दूर हटती हैं। मान लीजिए कि पानी में सिक्का आपको दिखाई दे रहा है तो क्या है कि जल का अपवर्तनांक साफ है जिससे उसका रिफ्लेक्शन हवा में दिखाई दे रहा है, इसीलिए सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज से नीचे पर भी दिखाई देता है। सूर्योदय के समय
और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसे दिखाई देते हैं? क्षैतिज। जब सूर्य क्षैतिज नीचे है तो सूर्य से आने वाली किरणें जब विरल से संघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब के पास आने के कारण मुड़ती हैं और मनुष्य को सूर्य क्षैतिज के ऊपर उठा दिखाई देता है। इसीलिए सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय में 2 मिनट की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार दिन के समय पर कुल 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। कांच की पट्टिका पर तिर्यक किरणों को आपतित कराते हैं तो निर्गत किरण आपतित के समानांतर होती है, परंतु निर्गत किरण और आपतित किरण में बस दूरी में विस्थापन होता है, जिसे क्या कहते हैं? पास विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अब है अपवर्तनांक की त्रुटियां। अपवर्तनांक की क्या क्या त्रुटियां है? जब कभी आंख आपतित प्रकाश की किरणों में उचित मात्रा में नहीं कर पाती है अथवा झुका नहीं पाती है तो बस्ती का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे या पीछे बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और वह साफ तथा स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे अपवर्तनांक त्रुटि या दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार की त्रुटियां तब पैदा होती है जब आंखें प्रकाश को सही दिशा में मुड़कर रेटिना पर केंद्रित नहीं कर पाती है। इससे धुंधली तस्वीर उभरती है। अपवर्तन पर बहुत से चर प्रभाव डालते हैं। उनमें कार्निया की वक्रता, अरा भाग की गहराई, लेंस का आकार तथा नेत्र की लंबाई प्रमुख हैं। नेत्र की अपवर्तन शक्ति कार्मियों के वक्रता की त्रिज्या और लेंस के साथ साथ एक्यू हमर जलीय द्रव तथा विटरस के अपवर्तनांक से निर्धारित होती है। जीवन में वृद्धि, आयु या स्वास्थ्य में परिवर्तन कुछ रासायनिक पदार्थ के कारण अपवर्तन शक्ति परिवर्तित हो जाती है। एक सामान्य शरीर संरचना में जन्म से वृद्धि तक लेंस की वक्रता में परिवर्तित होने की लेंस क्षमता परिवर्तित होती है। ठीक है। अब अपवर्तन दोष किसको कहते हैं? अपवर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें प्रखर उल्टा लौटती हैं उसे अपवर्तन कहते हैं। इसमें कौन कौन से दोष शुरू हो जाता है? अपवर्तन त्रुटि आंख या स्वच्छ मंडल के आकार के कारण दृष्टि पटल पर प्रकाश को सटीक रूप से केंद्रित करने में समस्या है। इस त्रुटि के सबसे साधारण प्रकार निकट प्रदृष्टता, दूरदर्शिता, दृष्टि वैषव और जराधर दृष्टि है। निकट दृष्टि के परिणाम स्वरूप, अब देखिए क्वेश्चन पूछ देता है कि निकट दृष्टि में क्या होता है, तो देखिए निकट दृष्टि के परिणाम स्वरूप दूर की वस्तुएं धुंधली हो जाती है। निकट दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं और दृष्टि वैषम्य के कारण वस्तुएं फैली हुई तथा धुंधली दिखाई देती हैं। अन्य लक्षणों में दोहरी दृष्टि, सिर दर्द, आंखों में तनाव शामिल होते हैं। ये किसके कारण होते हैं? दृष्टि वैषम्य के कारण होते हैं। अब है विषम दृष्टि। प्रकाश के अपवर्तन की त्रुटियां निम्न प्रकार की होती हैं। क्या क्या? दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके परीक्षा में बराबर ऐसा आ सकता है। पहला है दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? यह उस प्रकार की विषम दृष्टि है जिसमें नेत्र का मुख्य अक्ष लघु हो जाता है। इसमें क्या होता है कि नेत्र का मुख्य अक्ष लघु हो जाता है अथवा नेत्र की अपवर्तन शक्ति क्षीण हो जाती है। ठीक है। अतः समानांतर प्रकाश की किरणें रेटिना के पार्श्व में संगमित हो जाती है। अगला है निकट दृष्टि। निकट दृष्टि क्या है? यह उस प्रकार की विषम दृष्टि है जिसमें नेत्र का मुख्य अक्ष दीर्घ हो जाता है अथवा नेत्र की अपवर्तन शक्ति अधिक हो जाती है। ठीक है। अतः समानांतर प्रकाश की किरणें रेटिना के समक्ष संगमित हो जाती है। अगला है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य कौन सा दोष है? यह उस प्रकार की विषम दृष्टि है जिसमें नेत्र के वृत्ताकारों में प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। इसमें नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? भिन्न भिन्न हो जाता है। कौन कौन? एक होता है नियमित, दूसरा है अनियमित। अनियमित दृष्टि वैषम्य में मौलिक दोषों के कारण होता है, जैसे क्रिएटिनस अथवा प्राप्त दशा,
जैसे कर्निया अपारदर्शिता। अगला है इसमें साधारण दृष्टि दृश्य वैषम, ठीक है, साधारण निकट दृष्टि दोष वैषम, यौगिक निकट दृष्टि वैषम तथा मिश्रित दृष्टि वैषम जिसमें एक वृत्ताकार दृष्टि वैषम जिसमें एक वृत्ताकार दीर्घ दृष्टि एवं अन्य निकट दृष्टि होती है। ठीक है, अब है दृष्टि दोष कौन कौन से हैं। हमारी आंख में कौन कौन से दोष होते हैं, दृष्टि दोष बीमारी जिसको कहते हैं, ये बीमारी नहीं है, मतलब दृष्टि कौन प्रकार के दृष्टि दोष आंखों में होते हैं। नेत्र की सामंजस्य क्षमता, क्षीण हो जाने के कारण वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ये तो आप लोगों को पता है कि जब सामंजस्य क्षमता कम हो जाती है तो स्पष्ट वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के उत्पन्न दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। नेत्र के दृष्टि दोष निम्नलिखित हैं, कौन कौन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, वर्णाधार दृष्टि दोष अथवा वर्णाधनता। देखिए अब ये क्वेश्चन परीक्षा में दीर्घोत्तरीय में बिल्कुल आ सकता है कि नेत्र की सामंजस्य क्षमता के आधार पर आंख में कौन कौन से दोष होते हैं उसका वर्णन कीजिए। तो आंख में कौन कौन से दोष होते हैं, 5 ये आपको दिखाई दे रहा है। अब पहला देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। यह दोष व्यक्ति में 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। अनंत से आने वाली किरणें दृष्टि पटल पर फोकस न होकर दृष्टि पटल के आगे बिंदु पर फोकस हो जाती है। इस कारण दृष्टि पटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगला है निकट दृष्टि दोष के कारण। इसके क्या क्या कारण है निकट दृष्टि दोष के। पहला है निकट दृष्टि दोष में नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है क्योंकि नेत्र के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। ठीक है, अब है निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस प्रदान किया जाता है, तो इसमें क्या होगा, अवतल लेंस। ठीक है, इसमें अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इससे ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर दृष्टि पटल के पित्त बिंदु पर मिलती हैं। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट बन जाता है। नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगता है। देखिए क्वेश्चन परीक्षा में आप में लगभग आ ही जाता है घुमा फिरा कर। अगला है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं दूरदृष्टि दोष में, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति पढ़ने के लिए किताबें को 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर रखकर पढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पीछे बनता है। अब इसके दूरदृष्टि दोष के कारण, दूरदृष्टि दोष के क्या क्या कारण है। पहला है दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है। दूसरा है नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है। अब है दूरदृष्टि दोष का निवारण। इसको ठीक कैसे किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला तीसरा क्या है, जरादर दृष्टि दोष।
जब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एक साथ उत्पन्न हो तो उसको जरा दूरदर्शिता कहते हैं। मान लीजिए कि दोनों बीमारी एक ही साथ है, निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी, तो इसको क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष। ठीक है। जरा दूरदर्शिता को दोष के निवारण के लिए द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसीय लेंस का ऊपरी भाग अवतल लेंस तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। देखिए काफी इंपोर्टेंट ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से देखिएगा। द्विफोकसीय लेंस का ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। ठीक है। अब है अविद्युतकता। ये कौन सी बीमारी है? अविद्युतकता से ग्रसित व्यक्ति को क्षैतिज दिशा या ऊर्ध्व दिशा में रखी वस्तु धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में रखी या ऊर्ध्व खड़ी दिशा में रखी वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? धुंधली। यह दोष गोलीय विपथन की तरह होता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए हर एक में पूछ देगा कि किस में कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको ठीक करने के उपाय, इसके पहचान के, तो जब आप सुने रहेंगे क्लास में देखेंगे प्रतिदिन तो आसानी से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है। अब है वर्णाधार दृष्टि दोष अथवा वर्णांधता। नेत्र के दृष्टि पटल पर दो प्रकार की संवेदनशीलताएं तंत्रिकाएं होती हैं, जिसे छड़ और शंकु कोशिकाएं कहते हैं। दृष्टि पटल की छड़ तंत्रिकाएं प्रकाश की तीव्रता से प्रति संवेदनशील होती हैं। यही शंकु तंत्रिकाएं प्रकाश के रंग के प्रति संवेदनशील होती हैं। नेत्र पर इन्हीं शंकु कोशिकाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रंगों की पहचान करता है। यदि व्यक्ति रेटिना पर शंकु तंत्रिकाओं की कमी हो जाती है अथवा उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति में रंगों में विभेद कर पाने में अक्षम हो जाते हैं। इस रोग को वर्णाधार दृष्टि दोष अथवा वर्णांधता कहते हैं। ठीक है। कुछ व्यक्ति नीले तथा पीले रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार वर्णांधता की स्वयं अर्जित हो जाती है। जैसा कि कलर विजन के बारे में आप लोगों के सामने मैंने चर्चा किया, उसको क्या कहते हैं? वर्णांधता बीमारी कहते हैं। कुछ व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की वर्णांधता आनुवंशिक भी हो सकती है, मतलब ये खानदानी भी हो सकती है। कुछ व्यक्ति पूर्णतः वर्णांध होते हैं। ऐसा दृष्टि पटल पर शंकु तंत्रिकाओं को पूर्ण अभाव के कारण उसमें अस्थायी दोष आ जाने के कारण होता है। ठीक है। तो आज की जो हमारा ये थ्योरी संबंधी जो मैंने पढ़ाया यही समाप्त होता है। फिर कल क्लास में इसी सेकंड पेपर के अगला जो टॉपिक होगा उसको लेकर आऊंगा और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होऊंगा। ठीक है। आज की जो हमारे क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बने हैं इस पर थोड़ा हम अब चर्चा कर लेते हैं। ठीक है।